चलिए पिछले क्लास से कंटिन्यू करते हैं और आप लोग ये सीरीज में वीडियो आप देखते रहिएगा। और जैसे कि हम लोग देख चुके हैं इसमें कि छोटी आंत हो चुका है हमारा, है ना। यानी कि अमाशय से भोजन जो प्रवेश करता है छोटी आंत में, ठीक है। और फिर क्या है, यकृत, उसके बारे में मैंने बताया था। तो यकृत जो है, बताया गया कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिससे पित्त स्रावित होता है ना। पित्त स्रावित होगा लेकिन पित्ताशय में जमा होगा, ठीक है, जिसको गॉल ब्लैडर के नाम से जाना जाता है। फिर हम लोग पित्त के बारे में जाने थे कि यह एक क्षारीय पदार्थ है जो वसा के पायसीकरण में सहायक होता है, ठीक है ना। वसा का पायसीकरण होता क्या है सर? तो वसा के बड़े अणुओं को उसके छोटे छोटे अणुओं में टूटने की घटना को क्या बोलेंगे? वसा का पायसीकरण, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े थे अग्न्याशय ग्रंथि के बारे में। अग्न्याशय ग्रंथि क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे पाया जाता है ना। अग्न्याशय के अंदर क्या है? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं। तो उसके भी कितना से? तो बीटा सेल से जो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। बेसिकली इंसुलिन करता क्या है समझिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये क्या है? ये ब्लड है ना, ये ब्लड है। और ये क्या है? ये सेल है यानी कोशिका, ठीक ना। तो क्या है कि समझना, ये जो ग्लूकोज का इसमें जो बंद किया जाता है, ग्लूकोज मान लो कि ये जो येलो वाला है ग्लूकोज है, ठीक है ना। तो जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा इंक्रीज होगा यानी बढ़ेगा, तो क्या करेगा ये? चूंकि हमारे बॉडी को एनर्जी देना है ना जी, यानी कि जब हम लोग खाना खाए हैं वो ब्लड में मिल गया है, ब्लड में ठीक है ना। अब क्या है कि इससे ना एनर्जी लेना है, तो एनर्जी के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको कोशिका के अंदर ले जाना होगा, ठीक है ना। जब तक कोशिका में नहीं जाएगा तब तक आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। इसके लिए इसको इसमें ले जाना जरूरी है ना। तो इसको ले जाने का काम कौन करता है? तो यही इंसुलिन, ठीक। यही इंसुलिन करता क्या है कि ब्लड से कोशिका में ले जाता है ग्लूकोज को। तो जब अगर ग्लूकोज को यहाँ से वहाँ ले जाएगा तो क्या होगा? इसमें ग्लूकोज की मात्रा घटेगा, है कि नहीं। और यदि ग्लूकोज घटेगा मात्रा इसकी, तो क्या होगा इसमें? जैसे ग्लूकोज घटेगा यानी कंट्रोल करेगा इसको, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है इंसुलिन। अब क्या है कि इंसुलिन जब, सुनिए, जब इंसुलिन जो है इसकी मात्रा अगर घट जाए तो क्या होगा कि इसकी मात्रा अगर घट जाएगा तो क्या होगा? ब्लड से जो है ग्लूकोज को यहाँ नहीं आ पाएगा। इससे क्या होगा कि अगर जो भी खाना खाते रहेंगे हम, इसमें क्या रहेगा? इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी क्योंकि इसको ले जाने में नहीं रहेगा। तो लेवल जब बढ़ता है ना, तो यानी कि बोलेंगे कि सर इंसुलिन अगर कमी हो जाएगा इससे, तो हमें क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं मधुमेह, है ना। उसको बोलेंगे मधुमेह, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे इसमें, इसमें लिखेंगे पॉइंट दे करके, इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से, कमी से से मधुमेह, मधुमेह यानी जिसको बोलते हैं डायबिटीज नामक रोग होता है ना। तो ये मधुमेह नामक रोग होता है, इंसुलिन। बेसिकली इसमें क्या है, मैंने बोला मधुमेह में क्या होगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा केवल बढ़ जाएगी, ठीक ना, यही रहेगा। और ये जो किसके कमी के कारण होगा? तो इंसुलिन कमी के कारण। मैंने आपको बताया पहले भी कि इंसुलिन का काम यही है कि ब्लड के अंदर से जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर ले जाना, ताकि यहाँ पे जाकर के एनर्जी बने, ठीक है ना। क्योंकि सेल में एनर्जी नहीं जाएगा तो आपको उसमें से बनेगा नहीं, एनर्जी नहीं बन पाएगा। यानी सेल में अगर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो, ठीक है, ये थी। तो इंसुलिन की कमी होगा तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा, इससे क्या होगा? डायबिटीज रोग होगा। इतना सीख लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आराम से वीडियो देखिएगा। अब समझते हैं हम लोग जो है अग्नाशी रस के बारे में। जैसे अग्नाशय, जैसे बताया गया था आप लोगों को कि ये आपका क्या है?
ये अमाशय है, ठीक ना। और अमाशय जो है इसमें इसके बाद आंत शुरू होता है ये, तो इसी के जस्ट बगल में यानी यहाँ ही जो है होता है आपका कौन सा, ये अग्न्याशय है, अग्न्याशय। और ये जो अग्न्याशय है, ये आपको बताया इसके दीवार से क्या रहता है। जैसे देखिए आपको समझाया गया था यहाँ पे, मैं एक बार पीछे कर लेता हूँ और आप लोग जो है पीछे वीडियो जाकर देखिएगा, ठीक ना। ये ये जो बताया गया था यहाँ पे, तो अग्न्याशय क्या है, इसमें सेल होता है और लिक्विड होता है, ठीक ना। सेल और लिक्विड दोनों होता है। इसके सेल से निकल, इसमें सेल में तीन होता है, एक है अल्फा बीटा और गामा, है ना। तो इसके लिक्विड पार्ट से निकलता है बहुत सारा एंजाइम, उसमें ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस, लाइपेज, ये सब, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग जो है अग्नासी रस, जो कि पाचन के लिए वही चाहिए, ठीक है, पाचन के लिए वही चाहिए। तो अब पाचन के लिए वही चाहिए, तो उसको अग्नासी रस बोलेंगे। अब देख लेते हैं अग्नासी रस से पाचन, हेडिंग है इसमें, अग्न्याशयी रस से पाचन। अग्नासी रस से पाचन क्या क्या होता है इसमें समझिएगा, देखिए। समझिएगा, अग्नासी रस की अगर बात करें हम, तो उसमें जो छूटा हुआ कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, तो उसका पाचन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, ये जो है सुनिए, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा कौन, एमाइलेज, एमाइलेज। और ई जो है टूट जाएगा इसमें, आप समझिएगा, एमाइलेज जो है टूट जाएगा माल्टोस में, माल्टोस में टूट जाएगा, ठीक ना, ऐसा। अब माल्टोस में बताया गया कि माल्टोस क्या है, तो एक शुगर का टाइप है, शुगर का टाइप है माल्टोस। माल्टोस क्या है, शुगर का टाइप है, ये टूट जाएगा। अब आपको जो है इसमें चाहिए, इसे, इसमें मिल गया आपका प्रोटीन, तो एमाइलेज से देखिए पेप्सिन जो है टूट गया है पेप्टाइड्स में, है ना, इसमें टूट गया है पेप्टाइड्स में, पेप्टाइड्स में टूट जाएगा। और पेप्टाइड्स जो है को पचाने के लिए, इसमें ध्यान समझिएगा, अग्न्याशय में होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन जो है उसको तोड़ देता है पेप्टाइड्स वगैरह, ठीक है, और इसको जो है तोड़ देता है एमिनो अम्ल में, ठीक है ना, इस तरह से। तो पेप्टाइड्स भी तोड़ता है, एक मिनट, प्रोटीन का पाचन ये भी करता है, याद रखिएगा। प्रोटीन का पाचन दो जगह होगा, प्रोटीन इसको ट्रिप्सिन को तोड़ेगा पेप्टाइड्स में, ठीक ना। प्रोटीन को पाचन जो है दो जगह होगा, आपको बोलेगा कि प्रोटीन का पाचन कौन कौन करता है, तो प्रोटीन का पाचन एक पहला होगा आपका अमाशय में, अमाशय में, और दूसरा हो जाता है, दूसरा हो जाएगा इसमें आपको अग्न्याशय में, अग्न्याशयी रस से होगा, ठीक ना। तो दो जगह। अब अमाशय में कौन रहेगा, तो अमाशय के लिए पेप्सिन बताया गया था कि पेप्सिन जो है पाचन करता है, और अग्न्याशय में करता है कौन, ट्रिप्सिन, है ना। तो दो ऐसे हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, किस में तोड़ते हैं, तो पेप्टाइड्स में तोड़ते हैं, ठीक ना, यहाँ से याद रखिएगा। ये हो गया क्लियर इतना। अब आगे समझते हैं, अब समझिएगा, देखिए। सबसे पहले क्या है कि अब ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट पाचन हो गया, प्रोटीन पाचन हो गया। अब बारी है वसा का, पैसिकृत वसा। अब पैसिकृत वसा को जो है लाइपेज में, लाइपेज है,
लाइपेज, और तोड़ेगा किस में? तो वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, है ना, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में टूटेगा। तो अग्नाशी रस से ये तीन पाचन हो गया। उसके बाद ये है कि लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल को पाचित करने का काम करेगा लैक्टेज, लैक्टेज। और ये टूटेगा, तोड़ेगा दो भाग में, एक एक ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, है ना। ये दो जगह से ये टूट जाएगा। अब उसके बाद क्या है, न्यूक्लिक अम्ल भी होता है। न्यूक्लिक अम्ल जानते हैं? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि डीएनए आरएनए की सबकी टूटता रहता है तो उसकी मरम्मत होती है। और अभी हम लोग जब साग सब्जी खाते हैं ना, तो उसकी मदद से हमको क्या मिलता है, न्यूक्लिक अम्ल मिलता है। तो न्यूक्लिक अम्ल यदि जो है साग सब्जी के माध्यम से जा रहा है आपके बॉडी के अंदर, तो उसको पाचित करने का काम करेगा। देखिए, उसको पाचित करेगा न्यूक्लियस, है ना, उसको पाचित करेगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसको पाचित कर देगा किस में, न्यूक्लियोटाइड्स में। न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देगा, पाचित कर देगा, ठीक है ना, ऐसा। अब न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या है, तो ये एक्चुअली इससे मिलकर बना होता है आपका डीएनए। डीएनए नाम सुनोगे, जेनेटिक पदार्थ है, गुणसूत्र जाता है उसके अंदर से। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स है, और न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है सिंपलर फॉर्म में, और जिससे डीएनए बनता है। ठीक है, इसका पाचन इस में ये होगा। यानी कि इतना चीज रहता है। आप समझिए कि अग्नाशयी रस जो है, यानी अग्नाशय, उससे क्या क्या निकलता है। पहला एमाइलेज रहता है, फिर ट्रिप्सिन, फिर लाइपेज, फिर लैक्टेज, न्यूक्लियस। इतने सारे एंजाइम रहते हैं जो अग्नाशयी रस से निकलते हैं, और उसका पाचन इस रूप में करते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा बोर्ड में, तो अग्नाशय में ट्रिप्सिन का जो है पाचन किसका करता है, यानी ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, प्रोटीन का, है ना, ये पूछेगा। ये बोलेगा कि निम्न में से कौन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, तो ऑप्शन में रहेगा ट्रिप्सिन, लगा दीजिएगा, या ऑप्शन में रहेगा पेप्सिन, लगा दीजिएगा। पेप्सिन और ट्रिप्सिन बेसिकली प्रोटीन का पाचन करता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो यानी अग्नाशयी रस से पाचन हो गया। हम लोग इसमें अग्नाशय के बारे में जाने, फिर जाने इंसुलिन के बारे में, अगर, है ना, और अगर जो है इंसुलिन कमी हो गया तो उससे मधुमेह रोग होगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अग्नाशयी रस से पाचन इस रूप में होगा। क्लियर है? अब क्या है समझिएगा, अग्नाशयी हो गया, हाँ, छोटी आंत था, ये था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब है छोटी आंत का एक महत्वपूर्ण भाग जिसको बोलते हैं इलियम, है ना, छोटी आंत का है। इसको छोटी आंत में ही लिखते हैं, वापस आते हैं। छोटी आंत बेसिकली क्या है, इलियम। ठीक, ऐसे तो लिखेंगे अब भोजन, अब भोजन जेजुनम से होते हुए, जेजुनम से होते हुए छोटी आंत के सबसे बड़ी, छोटी आंत के सबसे बड़ी भाग इलियम में पहुंचता है, में पहुंचता है।
पहुंचता है, इलियम में पहुंचता है। इलियम में पहुंचता है। क्लियर इतना? अब समझिएगा, ये सबसे बड़ा क्यों बोला गया, समझिएगा। जैसे बताया कि छोटी आंत जो है ना, इसकी अगर देखिएगा आप, तो छोटी आंत की लंबाई होती है कितना, 6 से 8 मीटर, है ना। 6 से 8 मीटर के आसपास जो छोटी आंत की लंबाई होती है, और 5 से 6 मीटर उसमें से लंबाई हो जाती है इलियम का। ठीक है ना। जैसे आपको देखा जाएगा ध्यान से, तो क्या है यहाँ पे, ये जो पार्ट है इसमें, ये, तो इसमें यहाँ जो भाग है, यहाँ से यहाँ तक, ये तो हो गया ग्रहणी। क्या हो गया, ग्रहणी। और यहाँ से यहाँ तक का ये भाग है, इसको बोलेंगे जेजुनम। ठीक ना। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग बड़ा है, ये है इलियम। इलियम है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या सीखे इसमें, तो ये बेसिकली अगर छोटी या पूरी की लंबाई अगर 6 से 8 मीटर है, तो इसमें जो है इलियम का लंबाई कितना होगा, 5 से 6 मीटर। ठीक है ना। ये ये क्वेश्चन भी आता है, तो आप इसको आराम से कर लीजिएगा। तो लिखना इसमें है, छोटी आंत की, सब लिखेंगे, लिखेंगे कि छोटी आंत आंत की कुल लंबाई, कुल लंबाई, लंबाई 100 से 8 मीटर होती है। और इलियम की लंबाई 5 से 6 मीटर होता है। ठीक है। लिखना है, छोटी आंत की दीवार से आंत रस निकलता है, निकलता है, जिसे आंत रस, जिसे आंत रस या सक्कस एंटेरिकस, जिसे आंत रस या सक्कस एंटेरिकस कहते हैं। ठीक है। अब क्या है, इसमें आंत रस में पाचन कैसे कैसे होता है, समझिएगा। आपको देखिए, जब तक जो है कार्बोहाइड्रेट आते आते क्या हो गया, पूरी तरह से पाचित हो गया। ठीक ना। अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट जब पाचित हो गया पूरी तरह से, तो जो बची हुई रहेगा उसका भी पाचन हो जाएगा इसमें। लेकिन जैसे प्रोटीन है, अब प्रोटीन जो है चूंकि बहुत ही हार्ड चीज़ है, पेप्टाइड्स में टूट गया ही, तो पेप्टाइड्स, है ना, पेप्टाइड्स है। और ये जो पेप्टाइड्स है, वो भिड़ेगा तुम्हारा इसमें, यानी आंत में रहेगा। आंत में पेप्टाइड्स जो है भिड़ेगा पेप्टॉन से, पेप्टॉन से, और ई बना देगा आपको एमिनो अम्ल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो है बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। अंत में जो है पेप्टॉन तोड़ेगा किस में, एमिनो अम्ल में, और एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। आपको पता होगा कि जैसे आपको माना जाता है मिनिमम, मिनिमम जो है
21 को एमिनो अम्ल चाहिए एक प्रोटीन बनाने के लिए, मिनिमम चाहिए इतना। ठीक है, ये चाहिए, यानी कि एमिनो अम्ल में टूट जाएगा प्रोटीन। जो बची हुई पैसिकृत वसा, अब जो वसा बच गया है, क्योंकि यहाँ तक आते आते क्या है कि बचना तो नहीं चाहिए, यहाँ तक तो चलो पच गया है, यहाँ तक आते आते तो पूरी तरह से हो गया पाचित। लेकिन अगर अंत अंत में बच गया, अगर जो तो बचा हुआ रहेगा तो उसको जो है भी तोड़ेगा, यानी तोड़ने के लिए इसमें लाइपेज है ना, लाइपेज है। और ये टूट करके इसको वही टूट में तोड़ेगा ग्लिसरॉल प्लस वसी अम्ल, तो इसको वसी अम्ल ग्लिसरॉल कर देते हैं। वसीय वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, ये दो चीजें हैं, इनमें टूट जाता है। ये बची हुई ये पार्श्वीकृत वसा है बेसिकली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए अब जब ये बच गया इस तरह से समझिएगा, अंत में क्या होगा, वही चीज़ है इसमें, जैसे न्यूक्लिक अम्ल ये हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल को तोड़ता कौन है, तो लैक्टेज। लैक्टेज, और टूट करके देगा ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ठीक है, इस तरह से। तो आपका छोटी आंत की दीवार से भी ना, जो सकस एंटेरिकस, उसमें इन चीज़ों का पाचन होगा। ठीक है, आप अगर एग्जाम के लिए लिखना चाहते हैं, इसको आराम से लिखिएगा, बेसिकली बहुत आसान है ये। हो गया, लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, अब जो एग्जाम के लिए है वो लिख देते हैं पॉइंट। छोटी आंत में, छोटी छोटी आंत में छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, पाचन हो जाता है, तथा 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 इसकी दीवारों पर, इसकी दीवारों पर पाई जाने वाली पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा रंध्रों द्वारा पाई जाने वाली रंध्रों द्वारा, सॉरी, पाई जाने वाली, एक मिनट, रंध्र बोल रहे हैं, सूक्ष्म रसांकुर, सूक्ष्म रसांकुर द्वारा द्वारा इसको हम लोग बोल देते हैं माइक्रोविलाई, है ना। माइक्रोविलाई, ठीक है, द्वारा रक्त में रक्त में द्वारा रक्त में द्वारा रक्त में पचे हुए भोजन का अवशोषण, का अवशोषण
हो जाता है। देखिए, अगर आपको जो है पूछेगा कि भोजन पूरी तरह से पाचित कहाँ होता है, आहार नाल किस भाग में होता है, तो आप बता दीजिएगा छोटी आंत। अगर छोटी आंत ना रहेगा तो इलियम रहेगा ऑप्शन में, तो इलियम बता दीजिएगा, है ना। ये चीज़ जरूरी है। और बोलेगा कि पूर्व से पाचन और अवशोषण कहाँ होता है, तो भी यही बोलिएगा। ठीक है ना। चलिए एक बार इसको समझा देते थोड़ा सा। ऐसे पढ़ाया जा चुका है, आप पीछे वीडियो करके देखिएगा जरूर। उसमें मैंने स्टार्टिंग में जब किया था तो उसमें पूरा प्रक्रम समझा दिया था। एक बार फिर से समझ लीजिए। जब भोजन हमारा यहाँ से प्रवेश करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, तो जैसे ही इसमें प्रवेश करेगा, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं कि इसको हम रेड से दर्शा रहे हैं। ये मान लीजिए कि आपके इसके अंदर भोजन आ गया है पूरी तरह से। ठीक है। ये भोजन चूंकि अमाशय से पार करके आ गया आपका आंत में। ये जो मैंने रेड रेड कलर जो दिखाया है, ये सपोज दैट मान लीजिए कि क्या है, भोजन है। ठीक है ना। जैसे ही आए इसमें, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इसमें देखिए, ये जो दीवार दिखाई दे रहा है ना, इस दीवार पर ऐसा स्ट्रक्चर, इसको जूम करके देखिएगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है। और ऐसा ऐसा जो स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर बेसिकली क्या है, तो इसके अंदर है इस तरह से, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ब्लड है। यानी कि ब्लड को ले जाने वाली नलिकाएं हैं, है ना। नलिकाएं इसके अंदर मौजूद है। ये इसके अंदर ब्लड ले जाने वाली नलिकाएं हैं पूरी तरह से, समझा ना। ये जो लटका हुआ है ना, ये भोजन जब पूरी तरह से पच जाएगा, यानी कि इसकी दीवार से जो रस निकलेगा, इसको पूरी तरह से तोड़ देगा। और तोड़ते ही क्या होगा ना, कि पूरी तरह से पानी के रूप में आ जाएगा, जिसको हम लोग चाइल भी बोलते हैं। ठीक है ना। और जब पानी के रूप में आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये अपने छिद्रों के माध्यम से ये जो भोजन के कण है उसको सोख लेगा, और सोख करके ब्लड के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हम लोग अवशोषण, इसको बोलेंगे अवशोषण। और जैसे ब्लड के अंदर गया, तो उसके बाद पूरे बॉडी में चला जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से फैल जाता है पूरी तरह से भोजन। जब भोजन चला गया, यानी कि ये काम होता है कहाँ पे, छोटी आंत में ही मेन चीज। क्लियर हो गया इतना। अवशोषण हो जाता है, क्लियर। अब इसमें छोटी आंत में पाचन भी हम लोग देख लिए कि आंत के रस से कैसे कैसे पाचन होता है। यानी कि यहाँ तक आते आते भोजन क्या है, पूरी तरह से पच जाता है और ब्लड के अंदर चला जाता है, जो उपयोगी चीज़ है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि भोजन चाइल्ड के रूप में आ जाएगा। तो लिखेंगे छोटी आंत, आंत में पाचन के बाद, पाचन के बाद भोजन, भोजन पूर्णतः द्रव रूप में, पूर्णतः द्रव रूप में बदल जाता है, बदल जाता है, जिससे चाइल, है ना, CHYLE, चाइल कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, चाइल्ड। समझ में आया ना। तो इस तरह से हम लोग चाइल्ड का निर्माण कर लिए। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि अगर जो है अमाशय के अंत में भोजन गाढ़े लेग समय हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे काइमा। लेकिन अगर जो है बोलेगा कि छोटी आंत में अंत तक भोजन जो है पाचन के बाद द्रव रूप में बदल जाता है, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे हम लोग चाइल्ड। ये याद रखिएगा, दो चीज इसमें आएगा, पूछता है भोजन की अवस्था को, है ना। तो यहाँ तक हमने देखा कि पाचन तो हो गया सर पूरी तरह से, और शोषित भी हो गया। अब क्या बारी है, तो देखिए आप यहाँ पे है, फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा फिगर ड्रॉइंग बहुत जरूरी है ना। ये बायोलॉजी का रीढ़ समझिए कि देखिए, अब भोजन तो इसके अंदर हो गया है, यानी पच गया है पूरी तरह से। तो अब भोजन जो यहाँ से प्रवेश करेगा, यहाँ से प्रवेश करेगा बड़ी आंत में, ये है बड़ी आंत। ठीक है, ये भोजन यहाँ से प्रवेश करेगा बड़ी आंत में। अब भोजन को ड्राई ड्रॉ कर लीजिए एक बार।
ये इसके अंदर से प्रवेश करेगा, ये ठीक है ना। अब क्या है कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे शरीर के लिए चाहिए कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, है ना, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, विटामिन्स चाहिए, ये सारा जो है इसकी दीवारों से सुखा करके ब्लड के अंदर चला गया है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही इसके अंदर आगे जाएगा ही, इसमें क्या होगा, इसमें जो है, जो अधिकतम मात्रा में पानी है ना, या फिर खनिज है कुछ कुछ जो छूट बच गया, है ना, उसको ये अवशोषित करेगा। तो क्वेश्चन पूछता है प्रश्न में कि बड़ी आंत का काम क्या है। तो बड़ी आंत का काम है कि भोजन के साथ ये जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, इसके साथ जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर रहेगा ना, पानी, तो उसको अवशोषित करना इसका काम रह जाता है। यानी कि इसको अंदर से अगर देखा जाए तो यहाँ तक आते आते क्या होगा, ये ऐसे प्रवेश करेगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ तक आते हैं, चूंकि ये अंदर से गया है, अंदर रहेगा और अंदर से यहाँ से बाहर निकलेगा। तो यहाँ अंदर, यहाँ से आज तक आते रहते, भोजन के साथ जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट में पानी है वो सोख लेगा और सोख के बॉडी जो है ले लेगा। तो आपका क्या है पूरी तरह से कि अंत अंत तक, अंत अंत तक जो है, देखिए, अंत अंत तक भोजन ऐसा हो जाएगा कि जिसमें किसी भी प्रकार का जो है कोई भी आवश्यक चीज नहीं बचेगा। तो फिर क्या करेगा हमारा शरीर, अंत में इसको निकाल देगा, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं, मतलब निकालना ही बोलेंगे, भोजन को निकाल देना, अपशिष्ट पदार्थ को, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रक्रिया है अंतिम का। तो आगे हम लोग प्रवेश कराएंगे भोजन को कहाँ, बड़ी आंत में। तो लिखिएगा सभी लोग बड़ी आंत लिखिए, बड़ी आंत लिख करके हेडिंग देंगे सभी लोग, बड़ी आंत, है ना, जिसको इंग्लिश में बोल देंगे हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन चलिए देखते हैं, लिखते हैं। ये तो ज़्यादा चला गया, एक मिनट। ये बढ़िया थ्रेडिंग देंगे सब लोग। करते हैं, हेडिंग दिए सब ना, बड़ी आंत लिखिएगा, बड़ी आंत, आंत भी मुख्यतः तीन भाग में बटा होता है। कौन कौन, ए है सबसे बड़ी चीज है, यही मेन है, कोलोन, दूसरा बी है एरेक्टम, जिसको मलाशय बोलते हैं या मलाशय, और सी है गुद्दा, यानी कि अनुस, एनस। ये तीन भाग में बटा होता है आपका बड़ी आंत, ठीक है। और मेन पार्ट इसका यही है, कोलोन ही। ये सब जो है, ये भोजन का जो अपशिष्ट कचरा होता है उसको निकालने का काम करता है, ठीक ना। तो लिखिएगा इसमें कोलोन, एक एक पॉइंट लिखना है कि बड़ी आंत, बड़ी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई, बड़ी आंत की लंबाई 3 से 4 मीटर होती है। बड़ी आंत की लंबाई 3 से 4 मीटर की होती है
तथा तथा इसके नली की चौड़ाई तथा इसके नली की चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 2.5। यही रीजन है। आप देखिए, सुनिएगा। अब आपके मन में एक छोटा सा सवाल चल रहा होगा कि छोटी आंत की लंबाई जो है ना, छोटी आंत की जो लंबाई है वो है 7 से 8 मीटर है ना। 7 से 8 मीटर लंबाई है। लेकिन बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? बड़ी आंत की लंबाई है केवल 3 से 4 मीटर ही। लेकिन फिर भी आप बोलिए कि सर, लंबाई के बेसिस पर देखा जाए तो इसको बड़ी आंत बोलना चाहिए था, है ना, इसको छोटी आंत बोलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे बड़ी आंत किसको बोल रहे हैं? बड़ी आंत बोल रहे हैं जिसकी लंबाई कम है। कारण क्या है इसका? कारण इसका यही है, चौड़ाई। क्योंकि छोटी आंत की चौड़ाई होती है 1.5 सेंटीमीटर, लेकिन बड़ी आंत की होती है 2.5, है ना। इसी कारण से बड़ी आंत को बड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा। चलिए, तो इसकी नली की चौड़ाई इतना हो गया, क्लियर है इतना। अब लिखेंगे काम इसका बड़ी आंत की। कितना हो गया होगा आई थिंक। बढ़ते हैं आगे। चलिए, देखिएगा। देखिए, अब बड़ी आंत बड़ी आंत पचे हुए भोजन पचे हुए भोजन में जो 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 ज्यादा मात्रा में बचे हुए भोजन में, 1 मिनट रुक जाइए, शॉर्ट पे लिख देंगे। भोजन में से कर दीजिए, में से से पानी तथा आवश्यक आवश्यक खनिज को अवशोषित कर लेता है। ठीक है। चलिए, इतना ऐसा। अब शरीर अब आहार नाल अब अब अपशिष्ट पदार्थ अब अपशिष्ट पदार्थ आहार नाल के अंतिम भाग अंतिम भाग अंतिम भाग अंतिम भाग मलाशय मलाशय एवं गुदा द्वारा शरीर के बाहर त्याग देता है। ऐसा। तो ये चीज़ें ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। यानी कि यहाँ तक पाचन भी हो गया और आहार नाल का पूरा भाग खत्म भी हो गया। अब जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। देखिए,
देखिए अब क्या है कि भोजन जो है, समझिए ध्यान से, ये भोजन जो है इसमें प्रवेश कर चुका है, इस चला गया, लेकिन यहाँ पे आपको छोटा सा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, ठीक है ना, ये अपेंडिक्स है। अब समझिएगा अपेंडिक्स का काम क्या है, समझिएगा पूरी तरह से। पहले क्या ऐसा माना जाता है कि जब पहले प्रिमिटिव मानव था, शुरू शुरू में मानव आया था, तो वह घास फूस खाता था, ज़्यादातर फल की सब्जी ज़्यादा खाता था, फल ये सब रुझान से सब ज़्यादा खाता था। तो ऐसा माना जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है इसमें होता था, है ना। एक अवधारणा ये कहता है, एक अवधारणा ये मानता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन इसके अंदर होता है, और एक जो है चीज़ें ये मानती है कि ये चूंकि आदमी का विकास जो है बंदर से हुआ है, बंदर डेवलप करते करते आदमी बना है, तो जो पूंछ रह गया है ना, पूंछ का काम चूंकि घटता गया तो इसे सिकुड़ कर इतना आ गया। तो दो अवधारणा इसके अंदर आता है, ठीक है ना। बट अपेंडिक्स को समझते थोड़ा सा किस वे में, कि जब भोजन यहाँ से चूंकि आता है, यहाँ से तो चूंकि यहाँ आते आते कचरा बन जाता है, यानी अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है। तो जैसे ही यहाँ से प्रवेश करके यहाँ की ओर बढ़ता है, यानी बड़ी आंत में जाता है, तो क्या होता है कि कि इसकी दीवारें से होकर गुजरता है। अब क्या है कि आदमी अगर कोई ज़्यादा चिंता करे या फिर ज़्यादा मसालेदार भोजन करे, है ना, अगर ज़्यादा आदमी क्या है मसालेदार भोजन करता है और अत्यधिक चिंता करने से क्या होता है कि इसकी दीवारें कभी खुल जाती है, और इसकी दीवार जैसे खुलती है ना, तो इसमें पैखाना जो है, जो पैखाना इसका है ये प्रवेश कर जाता है। ये पैखाना जो इसके अंदर आ जाता है, और ये जो है क्या है कि सड़ने के बाद ये फैलता है, क्या होता है, फैलता है। और जैसे ही फैलेगा तो दर्द करेगा, ठीक है ना। और ये जो फैलने के साथ साथ दर्द करेगा, ये बिल्कुल ज़्यादा दर्द करेगा। अगर इसको सही समय पर काट कर नहीं निकाला जाए तो क्या होगा कि ये जिससे फटेगा, और फटेगा तो क्या होगा, ये पूरे भाग को तहस नहस कर देगा, ये पूरा भाग ब्लास्ट करेगा। जैसे ही ब्लास्ट करेगा ये, तो क्या होगा कि यहाँ का जो पैखाना है इसके जस्ट नीचे है किडनी, इसके जस्ट नीचे जो यहाँ देखिएगा तो इसके जस्ट नीचे मिला है किडनी, वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से मिलने के बाद पूरे ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में जाएगा, और वहाँ जाकर क्या होगा कि आपका बॉडी के हर एक भाग क्या होगा, ब्लड गंदा हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि तुरंत हार्ट ब्रेन डैमेज होने की वजह से इंसान की तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो अपेंडिक्स को काट कर निकालना जरूरी है, अगर जो है अब हो तो इस तरफ ऐसा माना जाता है कि अगर जो है आपकी बॉडी में लेफ्ट साइड, सॉरी जिस हाथ खाते हैं उस तरफ अपेंडिक्स होता है, और अगर बॉडी आपका दर्द करे लंबे समय तक, तो क्या करना है, इसको 3 अंगुल से प्रेस करेंगे अपने यहाँ पे, तो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद अगर दर्द बंद हो गया, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब यह है कि वह गैस था, है ना, वो समझिए कि अपेंडिक्स नहीं था। लेकिन अगर 3 अंगुल से दबाने के बाद कुछ समय बाद अगर ठीक नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि अपेंडिक्स ही है, हमें उस समय डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो अपेंडिक्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है अगर इसको सही समय पर काट कर निकाला ना जाए तो, ठीक है। तो इतना ये था, यानी कि ये आपका यहाँ से हमने देखा कि पूरी तरह से भोजन को पचा करके हम लोग क्या किए, अंतिम सिरा से निकाल भी दिए, यानी कि अपशिष्ट कचरा के रूप में बाहर निकाल दिए। ये पूरी तरह से पाचन क्रिया संपन्न होता है। तो इस क्लास में जो है पाचन क्रिया हो गया कंप्लीट। कल हम लोग अगला क्लास जो चलेगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।